नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। रिपोर्टर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रिपोर्टर लाइव में हमारी संवाददाता दिन भर की तमाम हर खबर की अपडेट आपको देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव का सिलसिला। आज संसद में बजट सत्र का पहला दिन था और इस बजट सत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ संसद में कहा, बता रही हमारी सहयोगी पूजा। आज से संसद का बजट सत्र शुरू हुआ। बजट सत्र के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से रूबरू हुए जहां पर उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण को लेकर कहा कि उनका ये पहला अभिभाषण है और ये अभिभाषण ऐतिहासिक है। वहीं इस दौरान उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ विपक्षी सांसदों को नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि सदन में तकरार होनी चाहिए, लेकिन तकरार के साथ तकरीर होना भी जरूरी है। पीएम ने हल्की मुस्कान के साथ सत्र से पहले विपक्षी सांसदों को इशारों में बहुत कुछ कह दिया। पीएम ने कहा, आज बजट सत्र आरंभ हो रहा है। प्रारंभ में ही अर्थ जगत के जिनकी आवाज की मान्यता होती है, वैसी आवाज चारों तरफ से सकारात्मक संदेश लेकर आ रही है। उन्होंने सांसदों से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण को लेकर भी बड़ी अपील की। पीएम ने कहा, जैसे नए सांसदों को हम ध्यान से सुनते हैं, वैसे ही राष्ट्रपति जी पहली बार दोनों सदन को संबोधित करेंगी। हमको उनका भाषण ध्यान से सुनना चाहिए। पीएम ने कहा, आज उमंग की आवाज लेकर वो आ रही हैं। एक अहम अवसर है। दूर सुदूर जंगलों जीवन बसर करने वाले हमारे देश के महान आदिवासियों के सम्मान का समय है। न केवल सांसदों बल्कि आज पूरे देश के लिए गौरव का पल है। भारत के राष्ट्रपति जी का आज पहला संबोधन होने जा रहा है। तो एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण को ऐतिहासिक बताया, तो वहीं इशारों में भी विपक्ष पर उन्होंने नसीहत दे डाली कि संसद में तकरार होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, लेकिन उस बहस का कुछ नतीजा भी निकलना चाहिए, तकरीर भी जरूरी है। कैमरामैन शैंकी के साथ मैं पूजा। तो संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है और पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र संसद के ज्वाइंट सेशन को आज संबोधित किया। क्या कुछ कहा, जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी विशाल। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज संसद के ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत की सरकार मजबूत इच्छा शक्ति के साथ आगे चल रही है और ये सरकार बिना डरे काम कर रही है। इसके लिए उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवाद पर सख्ती, आर्टिकल 370 और 3 तलाक का हवाला दिया। मुर्मू ने सरकार को लगातार 2 बार मौका देने के लिए लोगों का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, जहां गरीबी न हो, मध्यम वर्ग वैभव से युक्त हो। उन्होंने गरीबों को मुफ्त अनाज की स्कीम जारी रखने की बात कही। मुर्मू ने रेहड़ी वालों की बात कही तो 11 करोड़ छोटे किसानों की मदद के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए की सम्मान निधि का भी जिक्र किया। तो संसद के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार की सराहना की और कहा कि लगातार सरकार का प्रयास है कि आम लोगों तक वो तमाम जो सरकार की योजनाएं हैं वो पहुंचे और भारत एक सशक्त देश बन करके उभर रहा है, जो दुनिया को भी अब एक नई ताकत दे रहा है, दुनिया में एक अलग पहचान बन रही है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये संसद के सेशन को संबोधित करते हुए कहा है। कैमरामैन निकी के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस। आंध्र प्रदेश की राजधानी अब विशाखापट्टनम होगी, बता रहे हमारे सहयोगी दिनकर आनंद। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने मंगलवार को घोषणा किया कि विशाखापट्टनम अब राज्य की राजधानी बनने जा रहा है, यानी कि आंध्र प्रदेश अब की राजधानी अब विशाखापट्टनम होगा। उन्होंने इस ऐलान को करने से पहले कहा कि मैं अब विशाखापट्टनम में शिफ्ट होने जा रहा हूँ। उन्होंने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान ये संबोधित करके बताया। वहीं वाईएस जगनमोहन रेड्डी का मानना है कि राज्य में विधायी, न्यायपालिका और कार्यपालिका तीनों अलग अलग जगहों पे होनी चाहिए, इसलिए ताकि वहाँ के लोगों का क्षेत्र से जुड़ाव हो सके। कैमरा पर्सन निकी के साथ में दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। बिहार की सियासत में उपेंद्र बनाम नीतीश के सियासी तीर चल रहे हैं और इस सियासी तीर ने बिहार की सियासत में घमासान ला दिया है, बता रहे हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि चाहे मैं संसद बोर्ड का अध्यक्ष हूं, लेकिन उनके पास पार्टी में कोई अधिकार नहीं है। जिस तरीके से जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा पर आए दिन हमले हो रहे थे, कहा जा रहा है कि इस तरीके की जो भारतीय जनता पार्टी में के नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही है, काफ़ी नेता उनके संपर्क में है, तो उसको देखते हुए आज उन्होंने फिर दोबारा से नीतीश कुमार पे हमला बोलते हुए कहा कि इस तरीके की जो जानकारी नीतीश कुमार ने कही थी कि भारतीय जनता पार्टी में जो है जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा जो शामिल होंगे, उसी को देखते हुए आज उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है।
उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में अपने आवास पर आज मीडिया से बातचीत में कहा कि नीतीश ने कह रहे हैं कि जेडीयू में वो आए थे, हमने उनकी इज्जत दी, फिर भी कह रहे हैं कि कुशवाहा से बहुत स्नेह करते हैं। किस तरह की से इज्जत दी है, कहने का मतलब है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष बनाए, एमएलसी बनाए, यह इज्जत है। कुशवाहा ने कहा कि उन्हें जेडीयू संसद बोर्ड का अध्यक्ष जरूरी बनाया गया है, मगर उसका कोई मतलब नहीं है। अब मुझे यह पद दिया गया तो लगता है कि दायित्व का निर्वहन करने का मौका मिलेगा, इससे पार्टी कार्यकर्ताओं को हितों की रक्षा कर पाएंगे। बाद में पता चला कि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाकर मेरे हाथ में झुंझुनू थमा दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जिस दिन मुझसे उन्हें पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था, उस दिन जेडीयू के संविधान में इस बारे में कुछ नहीं लिखा गया था। बाद में संशोधन हुआ कि और यह बात लिखी गई है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य को मनोनीत करेंगे, यानी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के पास उस बोर्ड के सदस्यों के मनोनीत करने का भी अधिकार तक नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि 2 साल से खुद लल्लन सिंह भी सदस्य नहीं बनाए हैं। यही हाल आज भी, जहाँ वह एक मेंबर नहीं बना सकते हैं। उन्होंने बताया कि अगर उनके पार्लियामेंट्री बोर्ड की कमेटी होती तो पार्टी में किसी भी उम्मीदवार का चयन करना होता तो बोर्ड के बैठक विचार करती। जिस तरीके से आज उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला, उन्होंने कहा कि मेरे को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष तो बनाया गया, लेकिन मेरे पे एक भी संसदीय से चयन करने के लिए कोई सदस्य नहीं, और साथ ही उनको जो बात की जाए वहाँ के जो सदस्य बनाए जाएँ उस कमेटी को लेकर भी कोई बातचीत इसमें नहीं की गई थी। लेकिन उसके बाद आज उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है सारी चीज़ मीडिया को बताई है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। इधर भोजपुर की आरा में रिटायर्ड प्रोफेसर दंपति की हत्या के मामले में फॉरेंसिक टीम ने क्या कुछ किया है नया खुलासा, बता रही हमारे सहयोगी नेहा गुप्ता। सोमवार की शाम की जब प्रकाश में आया था और इस घटना की सूचना मिलते ही भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार और एएसपी हिमांशु मौके पर पहुंचकर देर रात तक उस घटना की जांच में जुटे रहे। वहीं आज बताया जा रहा है कि फॉरेंसिक टीम पटना से बुलाया गया, इसके अलावा सॉन्ग डॉग भी आई है, घटना की जांच में जुटी है। जहां एक और जो प्रोफेसर दंपति हैं नीरज सिंह है और उनकी पत्नी पुष्पा सिंह है। बता दें कि वीर कुंवर विश्वविद्यालय के वह पूर्व डीन भी रह चुके हैं और उनकी पत्नी जो पुष्पा सिंह है आरा के एमएम महिला कॉलेज की मनोविज्ञान की प्रोफेसर रह चुकी हैं और दोनों रिटायर कर चुके हैं। अपने घर में ही रहते हैं, आरा के कचरा जो नवादा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, और इनके घर में जिस तरह से निर्मम हत्या हुई है, इसे लेकर पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से रविवार को 3 संदिग्ध को देखा गया है जो मुंह पर कपड़ा बांधकर आए थे, लेकिन वह भी जांच का विषय है। इसके अलावा आसपास के लोगों से भी पूछने के प्रयास में लगी है। भोजपुर एसपी द्वारा जानकारी दी गई है कि इसकी हत्या जिस तरह से हुई है उसमें जांच, जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। संदिग्धों पर भी निशाना साधा जा रहा है। आज जिस तरह से लेकर राजनीति भी तेज हो गई है, भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौके पर पहुंचकर पुलिस से गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं भोजपुर में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, इसकी भी सवाल उठा रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं भोजपुर में जिस तरह से यह हत्या को अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं पुलिस से जो भय होता है अपराधियों का, वो कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आ रहा है, जिसे लेकर पुलिस जांच में जुटी है। और जिस तरह से घटना हुई है, फॉरेंसिक टीम आई है, अब आने वाला समय ही बता पाएगा कि किस लिए हत्या हुआ, लेकिन हत्या का स्पष्ट कारण नहीं पता चल पाया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। वहीं उनकी 3 बेटियां हैं जो बाहर रहती हैं। घटना की सूचना मिलते ही सब मौके पर पहुंचकर अपने घटना की जांच में जुटे हैं। मैं नेहा गुप्ता, भोजपुर आरा से, इंडिया वॉइस के लिए। उधर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर संग 2 अभियुक्त कैसे चढ़े अगला पुलिस के हत्थे, बता रहे हमारे सहयोगी मयंक त्यागी। जयपुर के जी क्लब में जब लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने तड़तड़ाहट गोलियों से जयपुर में दहशत का माहौल पैदा कर दिया, तो घटना लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दहशत का सबसे बड़ा उदाहरण माना गया है। उसके बाद जयपुर पुलिस कई दिनों से खाली हाथ अपराधियों की तलाश में जुट गई थी, लेकिन जयपुर पुलिस ने जब आगरा पुलिस से मदद मांगी तो पूर्वी डीसीपी के माध्यम से नेतृत्व में तमाम टीमों का गठन किया गया है। लॉरेंस बिश्नोई के शार्प शूटर की आगरा पुलिस ने गिरफ्तारी की। गिरफ्तारी के दौरान 2 अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया। पिस्टल, जिंदा कारतूस और तमाम हथियार इन लोगों से बरामद किए गए। यानी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सुर्खियों में जब आया था, जब सलमान खान की सुपारी और सिद्धू मूसेवाला यानी सिंगर की हत्याकांड में इस पूरे गैंग का नाम सामने आया है। फिलहाल पूर्वी
ईस्ट सौमेंद्र मीना ने बताया कि 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और जयपुर पुलिस को सफर्द कर दिया गया है। कहीं ना कहीं आगरा पुलिस का ये बेहतरीन सफलता का उदाहरण जयपुर पुलिस के लिए एक अच्छी कार्यशैली का बड़ा उदाहरण बन चुका है। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं मयंक त्यागी, इंडिया वॉइस, आगरा। उधर अलीगढ़ में शिकार करने गए 2 मजदूरों की मिट्टी में दबने से मौत हो गई, बता रहे हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडी। करौलिया गांव में कल जंगली जानवर की शिकार में गए 2 मजदूर सुरंग में जाकर दब गए और वहां उनकी मौत हो गई। दरअसल पूरा मामला लोधा थाना क्षेत्र के करौलिया गांव का है, जहां पर एक ईंट भट्टे पर बिहार से कुछ लोग मजदूरी करने आए हुए हैं, जिनमें से कल 2 मजदूर जो है वो जंगली जानवर, इसको सेही बताया जा रहा है, जिसकी सुरंग होती है, तकरीबन सुरंग 20 फुट गहरी थी, उसमें उसका शिकार करने के लिए घुसे, लेकिन क्योंकि बारिश की वजह से मिट्टी गीली थी और जो सुरंग थी वो धंस गई और दोनों मजदूर उसके अंदर फंस गए। वहीं मौके पर कुछ और लोग थे जिन्होंने इस घटना को देखा, उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस और रेस्क्यू टीम को दी। पुलिस ने तत्काल मौके पर एम्बुलेंस पहुंचाई और रेस्क्यू टीम के साथ गए और वहां पर लगातार 4 घंटे तक उन्होंने कोशिश की। 4 घंटे बाद दोनों मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया और तत्काल मेडिकल लेके आए, जहां पर मजदूरों का उपचार के दौरान डॉक्टरों ने बताया कि इनकी हालत काफ़ी गंभीर है और थोड़ी देर बाद ही उन दोनों मजदूरों की मौत हो गई। मैं प्रदीप पुंडी, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। 7 साल की बच्ची से अपहरण कर छेड़छाड़ के आरोपी को आखिरकार कोर्ट ने क्या सुनाई सजा, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान। अमरोहा पुलिस की बेहतर पैरवी के चलते 7 वर्षीय बच्ची का फिरौती के लिए अपहरण करने वाले दोषी को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। उस पर 1,50,000 का जुर्माना भी लगाया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के रहरा थाना क्षेत्र का है, जहां पर बीते दिनों रहरा थाना क्षेत्र में एक 7 वर्षीय बच्ची का अपहरण किया गया था, जहां पर 7 वर्षीय बच्ची का अपहरण फिरौती के लिए किया गया था। उसके साथ छेड़खानी की घटना को भी अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया था और आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। वहीं आरोपी का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था। वहीं आरोपी हथकड़ी के साथ जिला अस्पताल से फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने 16 घंटे के भीतर उसको डिडोली के संभल चौराहे से गिरफ्तार कर लिया था और उसको जेल भेज दिया। वहीं अमरोहा पुलिस की बेहतर पैरवी के चलते आज 26 दिन के अंदर ऐसे कुख्यात आरोपी को दोषी करार देते हुए अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है और उस पर 1.5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अदालत की सजा सुनाने के बाद पुलिस ने आरोपी को कस्टडी में ले लिया है और उसको जेल भेज दिया। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। उधर बदायूं में इलाज करने आई महिला को आखिर किसने किया ताले में बंद, बता रहे हमारे सहयोगी सतीश सक्सेना। भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों का एक और लापरवाही का जो वीडियो है वो वायरल हुआ है। आपको बता दें कि बदायूं जिले में जिला अस्पताल में एक महिला, वृद्ध महिला जो दवा लेने के लिए गई थी, वहाँ के जो कर्मचारी हैं उन्होंने उस महिला के लिए एक सुनसान अंधेरे कमरे में बंद कर दिया, जिसके काफ़ी चीखने चिल्लाने के बाद भी उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जिसके बाद वहाँ जो अन्य दवा लेने आए तमीदारों ने इस बात को देखा तो उन्होंने वहाँ के कर्मचारियों के लिए सूचित किया, लेकिन कर्मचारियों ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इस बात की सूचना जब बदायूं जिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह को हुई तो उन्होंने सीएमओ बदायूं के लिए सूचित किया। वहीं जब सीएमओ ने मौके पर जाकर देखा तो वहाँ पर जो वृद्ध महिला थी वह अंधेरे कमरे में बंद पाई गई, बाहर से जो ताला लगा हुआ था। जिसके बाद उन्होंने उस महिला के लिए जनरल वार्ड में भर्ती कराया। इस बात की जब जानकारी मीडिया कर्मियों ने लेनी चाहिए तो कोई भी कुछ कहने से बचता हुआ नजर आया। अब देखना यह होगा कि जो महिला के लिए कर्मियों ने बंद किया है उसके खिलाफ जो स्वास्थ्य विभाग है वो क्या कार्रवाई करता है। कैमरामैन सोहेल के साथ सतीश सक्सेना, इंडिया वॉइस, बदायूं। उधर भदोही में कोचिंग सेंटर जा रही छात्रा आखिर कैसे हुई हादसे का शिकार, बता रहे हमारे सहयोगी। सुबह भदोही में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। कोचिंग सेंटर जा रही एक छात्रा ट्रक से कुचलकर जिसकी दर्दनाक मौत हो गई। बताया जाता है कि वो भदोही कोतवाली क्षेत्र के पाठकपुर की रहने वाली, जिसका नाम आंचल था, वो भदोही शहर के ज्ञान देवी बालिका इंटर कॉलेज की 11वीं की छात्रा थी, जो सुबह कोचिंग के लिए निकली थी। कोचिंग के बाद वो स्कूल जाती, मगर क्या पता था उसके परिजनों को और उसको कि ये दर्दनाक हादसा उसके साथ हो जाएगा। आज जब सुबह निकली तो भदोही शहर के अयोध्यापुरी कॉलोनी के पास पहुंचते ही एक पीछे से तेज रफ्तार डंपर आ रही थी, जिसने उसको अपनी चपेट में ले लिया और कुचलते हुए आगे चली गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मौत के बाद जो बातें
बता रहे हैं कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उसके बाद उसको परिजनों को भी सूचना दे दी है। जिस बेटी के हाथ पीले करने थे, आज उस पिता को उसकी अर्थी उठानी पड़ेगी। आखिर क्या कसूर था? भदोही से सहयोगी ओम जी के साथ चंद्रबाला राय, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में परिवहन निगम की समस्याएं आखिरकार कैसे हो रही हैं कम, बता रहे हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड परिवहन विभाग की जो मुश्किलें थी वो अब आसान होती हुई नजर आ रही है। रोडवेज कर्मियों की जो हड़ताल थी, जिसमें कहा गया था कि 31 जनवरी की रात से वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, रोडवेज की किसी भी गाड़ी का पहिया नहीं चलेगा, उस पर अब राहत हो गई है क्योंकि कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल को स्थगित करने का काम किया है। शासन और प्रशासन के साथ विभागीय अधिकारियों के साथ जो वार्ता हुई कर्मचारियों की, उसमें 13 सूत्रीय मांगों पर विचार विमर्श हुआ, जिस पर सहमति बन चुकी है। आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द उन मांगों का साफ संदेश जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में कह सकते हैं कि जो उत्तराखंड पहाड़ों की जो लाइफलाइन थी रोडवेज की बसें, अब वो 31 जनवरी की रात से हड़ताल पर नहीं होंगी बल्कि सुचारू रूप से चलती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा परिवहन विभाग ने जो वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी, उस वैकल्पिक व्यवस्था को भी स्थगित करने का काम किया है। ऐसे में कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है कि सरकार अब उनकी मांगों पर संजीदगी से काम करेगी और जल्द ही उनकी मांगें पूरी की जाएगी। कैमरामैन हसनलाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस। उधर उत्तर प्रदेश के हरदोई में हर्ष फायरिंग से कैसे मचा हड़कंप, बता रहे हमारे सहयोगी आनंद त्रिवेदी। हर्ष फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें, पजौरा थाना क्षेत्र में एक तिलक समारोह का कार्यक्रम था, जो कि वहां एक युवक ने हर्ष फायरिंग की। उसमें 2 लोग को गोली लगी है जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें जिला अस्पताल में उनका भर्ती कराया गया है, उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें, इस पूरे मामले पर जब पुलिस को सूचना हुई, पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस ने गंभीर धाराओं में जो कि 307 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। हालांकि पुलिस लगातार दबिश डाल रही है, लेकिन अभी तक युवक अरेस्ट नहीं किया गया है और पुलिस जल्द से जल्द युवक को अरेस्ट करने का प्रयास कर रही है। फिलहाल अभी आपको बता दें कि दोनों की हालत अभी ठीक है, जो कि इस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों को लेकर देश भर में उनका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहीं कानपुर में विरोध का क्या रहा रंग, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद असलम। रामचरितमानस पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए गए बयान पर जहां पूरे देश भर में विरोध जारी है, तो वहीं अगर हम कानपुर की बात करें तो यहां भी तमाम संगठन अब विरोध में उतर आए हैं। बता दें कि बीती रात स्वामी प्रसाद मौर्य एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पर जब उन्होंने पत्रकारों से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि वो जो उनका बयान था वो अभी भी अपने बयान पर कायम है। उनका कहना था कि रामचरितमानस में कुछ चौपाइयाँ ऐसी हैं जिसमें कि दलितों को गाली दी गई है, जिसका वो अभी भी पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। हालांकि इसके बाद जब पत्रकारों ने उनसे जो बागेश्वर धाम है उस बाबा के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने उन बाबा को जो है पाखंडी बताया है। बता दें कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं देश भर में विरोध जारी है। आज भी अगर कानपुर की बात करें तो सुबह एक संगठन यहाँ पर बर्रा थाने में पहुंचा था, जहां पर उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए एक एप्लीकेशन दी है, जिसके बाद पुलिस ने उनको आश्वासन दिया है और FIR दर्ज करने की बात कही है। हालांकि जो संगठन था वहां पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है और वहां पर उनके जो मारपीट अगर उनको साथ कोई करता है तो उसके लिए इनाम भी देने की घोषणा की गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में देखना ये होगा कि आखिर ये विवाद कब थमता है। हालांकि अभी लगातार जो स्वामी प्रसाद मौर्य है, देश भर में उनका कहीं ना कहीं विरोध जारी है। तमाम नेता, तमाम दल उनका विरोध इस पूरे मामले को लेकर विरोध कर रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी आखिर ये विरोध कब थमता है। कैमरा पर्सन मन्नू के साथ मोहम्मद असलम, इंडिया। उधर उत्तराखंड के हरिद्वार पुलिस ने फर्जी भर्ती सेंटर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। ये गिरोह पिछले लंबे समय से युवाओं के साथ ठगी कर रहा था। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी जसवीर। इसको एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। हरिद्वार पुलिस ने एक और फर्जी भर्ती सेंटर का खुलासा करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले भी आधा दर्जन से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए थे, जो कहीं ना कहीं लोगों को सपने दिखा करके उन लोगों को लूट रहे थे और ऐसे कई सेंटर उन्होंने चला रखे थे। जो लोग अब गिरफ्तार किए गए हैं, ये सभी के सब हरिद्वार जनपद से ताल्लुक़ रखते हैं। इन लोगों द्वारा सरकारी नौकरियों में युवाओं को नौकरी दिलाने का झांसा दे करके लाखों रुपए वसूल लिए गए थे। एक युवक की शिकायत पर पुलिस ने इस पूरे के पूरे रैकेट का भंडाफोड़ किया है। साथ ही SSP का दावा है कि आने वाले दिनों में ऐसे कई और गिरोह भी पकड़े जा सकते हैं, जो कहीं ना कहीं युवाओं को फर्जी भर्ती के नाम पर ठग रहे हैं। जसप्रीत सिंह, इंडिया वॉइस, लक्सर।
उधर रायबरेली में अवैध खनन किस कदर जारी है, बता रहे हमारे सहयोगी राजू तिवारी। हाल ही प्रदेश सरकार के द्वारा अवैध कारोबारियों व अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लाख जतन व प्रयास किए जा रहे हो, लेकिन इसका असर रायबरेली जिले के कुछ कर्मचारी व अधिकारियों पर साफ तौर से देखा जा सकता है कि इसका कोई असर नहीं है, क्योंकि लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं उससे ये साबित हो रहा है कि सरकार द्वारा निर्देश और आदेश जारी करने के बावजूद भी उनकी अनसुनी होती हुई दिखाई पड़ रही है। रायबरेली जिले के ऊंचाहार थाना क्षेत्र में इसकी एक वानगी सामने आई है। जिस तरह से अवैध खनन माफिया लगातार धरती का सीना चीरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और वो बिल्कुल निरंकुश दिखाई पड़ रहे हैं, इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं इनको जो स्थानीय प्रशासन है उसका बड़ा धस प्राप्त है, क्योंकि लगातार खनन के मामले लगातार सुर्खियां बनी रहती हैं और उन पर भारी कार्यवाही की जा रही है, लेकिन रायबरेली जिले के ऊंचाहार तहसील में इसका कोई असर नहीं देखने को मिला, जिसके तहत लगातार वहां के स्थानीय खनन माफिया लगातार निरंकुश दिखाई दे रहे हैं और धरती का सीना लगातार फाड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस तरह की खबरें जब प्रकाशित होंगी, जब सुर्खियां बनेंगी, तब भी वहां के स्थानीय प्रशासन मौन रहेगा या कार्यवाही करेगा या इस तरह के जो लगातार खनन हो रहे हैं उस पर अंकुश लगा पाएगा। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। इधर यूपी के संबल में विवाहिता की मौत से कैसे फैली सनसनी, बता रहे हमारे सहयोगी सतीश सिंह। और नवविवाहिता की मौत हुई है, दहेज के खातिर हत्या की जा रही है। बताया जा रहा है कि सास, दो नंद और एक पति पर गंभीर आरोप लगे हैं। परिवार वालों ने बताया है कि दहेज को लेकर हत्या की गई है। हम संबल के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र के सीरी गेट का मामला है। यहाँ पर जो सिगरेट पुलिस चौकी के बने क्वार्टरों में 9 माह पहले एक युवती की शादी हुई थी बदायूं जिला से, और बताया जा रहा है कि उसके पति जो है क्वार्टरों में रहते हैं। ससुर जो हैं वो पुलिस विभाग में नौकरी करते हैं, बैजोई पुलिस लाइन में। इनमें आपस में कुछ विवाद चल रहा था, इसी को समझाया था, क्योंकि उनकी लगातार डिमांड चल रही थी और डिमांड इतनी ज्यादा हो गई थी कि उसकी बेटी के लिए मारा पीटा जाता था। लड़की पक्ष का ये भी कहना है कि जिस तरीका से हमने कई बार इनसे बात करने का प्रयास किया, जब 9 माह पहले इनकी बेटी की शादी हुई थी और शादी होने के बाद में जो भी दान दहेज दिया जाता है हमने पूरा किया था, लेकिन जो हमारा दामाद है वो लगातार डिमांड पे डिमांड करता रहा। महिला की कल मौत हुई देर रात्रि। पुलिस मौके पर पहुंची और परिवार वालों को सूचना दी। परिवार वालों ने हंगामा शुरू कर दिया। आने के बाद उनका सीधा ये आरोप है कि जिस तरीका से हमारी बेटी के लिए सास, 2 नंद और एक पति ने इन्होंने हत्या की गई है। हत्या का 4 लोगों पर आरोप लगा है। सीगेट पुलिस चौकी के क्वार्टरों में ये रहते हैं और बताया जा रहा है कि जब मौके पुलिस पहुंची तो संदिग्ध स्थिति में महिला की कमरे में डेड बॉडी मिली और उसे पीएम के लिए भेज दिया गया है। परिवार वालों के कहने पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मृतक के जो ससुर हैं वो पुलिस विभाग में नौकरी करते हैं, बैजोई पुलिस लाइन में, और परिवार जो लड़की के पक्ष का कहना है कि जो ससुर हैं वो बहुत सीधे हैं, लेकिन सास, 2 नंद और एक पति हमारी बेटी के लिए पीड़ित करते थे, डिमांड करते थे, मांग करते थे, मारा पीटा करते थे। परसों फोन पे बात करने का प्रयास किया, लेकिन जो दामाद है उन्होंने बात नहीं करने दी। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मेरे सहयोगी प्राण ठाकुर साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संबल। और इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।